इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपके बैंक, एआईएस और आईटीआर को 100% क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। ध्यान रखिएगा, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इनकम टैक्स की अगर नोटिस आती है तो आपका बैंक भी देखा जाएगा, आपके एआईएस के ट्रांजैक्शन भी देखे जाएंगे और आईटीआर में आपने क्या दिखाया है, नहीं दिखाया है, ये सारी चीजें देखी जाएगी। हमने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने एआईएस और आईटीआर को लेकर ट्रांजैक्शन कंपैरिजन किए थे कि कौन से ट्रांजैक्शन एआईएस में आ रहे हैं, आईटीआर में रिपोर्ट नहीं करने, या आईटीआर में आ रहे हैं, एआईएस में रिपोर्ट नहीं करने। लेकिन आज के इस वीडियो में हमने एक और चीज ऐड ऑन कर दी है, वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। आज हम कंपेयर करेंगे वो ट्रांजैक्शन जो आपके बैंक में भी आ रहे हैं, एआईएस में भी आ रहे हैं, आईटीआर में भी आ रहे हैं। दूसरा, अगर आपके बैंक में ट्रांजैक्शन आ रहे हैं लेकिन एआईएस में नहीं आ रहे हैं तो क्या उसको आईटीआर में रिपोर्ट करना है? अच्छा, अगर बैंक में नहीं आ रहे, एआईएस में अगर कोई ट्रांजैक्शन आ रहे हैं तो उस केस में क्या आईटीआर में इसे रिपोर्ट करना चाहिए? इसके अलावा कौन सी इनकम है जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में यानी आईटीआर में रिपोर्ट नहीं करनी होती है लेकिन आपके बैंक में आ रही है? हो सकता है एआईएस में वो आ जाए लेकिन वो आपको आईटीआर में रिपोर्ट नहीं करना है, या फिर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो आपको आईटीआर में रिपोर्ट करने होते हैं लेकिन एआईएस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, बैंक में भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये सारे ट्रांजैक्शन आपको पता होने चाहिए कि ये तीनों को कंपैरिजन करना इंपॉर्टेंट है। हमने 2 का कंपैरिजन किया था, वीडियो को बहुत लोगों ने पसंद भी किया है। इसी वजह से अब हमने एक चीज नई ऐड कर दी है, वो है बैंक, क्योंकि आपके जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो बैंक से जुड़े होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 3 ट्रांजैक्शन को देखेंगे, बैंक में क्या है, एआईएस में क्या है और आपके आईटीआर में क्या है, किस तरह से आपको इसको रिपोर्ट करना होता है, कब कौन से ट्रांजैक्शन कहां रिपोर्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कब आपको रिपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक जरूरी जानकारी, अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरवाना हो तो दिए गए नीचे नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करें। जो भी आपको डॉक्यूमेंट है वो आप व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, व्हाट्सएप से भेजकर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करवा सकते हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इन 3 चीजों को देखा जाएगा, बैंक को, एआईएस को और आपके आईटीआर को। 100% इनको क्रॉस वेरीफाई जो है वो किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके बैंक में ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, वही ट्रांजैक्शन आपके एआईएस में भी आएंगे और वही आपको आईटीआर में भी रिपोर्ट करना होगा। तो पहले वो देखेंगे ट्रांजैक्शन जो आपके तीनों में आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी। अगर आपको सैलरी मिली है एम्प्लॉयर से तो उस केस में किस में आएगी सैलरी? बैंक अकाउंट में आएगी। अच्छा, ये मान के चल रहे हैं कि ये जो भी सैलरी आ रही है वो आपके ऑनलाइन आ रही है, ट्रांसफर हो रही है, चाहे वो यूपीआई हो, एनईएफटी हो, आरटीजीएस हो। अच्छा, अगर आपने कैश लेकर कैश भी डाल दिया बैंक में तो वो भी आपके बैंक में आ रही है। अच्छा, एआईएस में कैश कब आएगा? जब लिमिट से ऊपर होगा, ये ध्यान रखिएगा। कैश डिपॉजिट की लिमिट है 10 लाख से ऊपर अगर हुआ तो वो एआईएस में होगा। अच्छा, उसमें जरूरी नहीं है सिर्फ आपकी सैलरी हो, उसमें और भी कैश लेकर आ सकता है। हो सकता है आपकी सैलरी का पैसा हो, रेंट का पैसा हो, बिजनेस का पैसा हो, तो सब मिलाकर देखा जाएगा। अगर 10 लाख से ज्यादा अगर कैश डिपॉजिट किया है तभी वो रिपोर्ट होता है। कई बार बैंक कम भी होती है तो भी रिपोर्ट कर देती है। अच्छा, तो अगर सैलरी है, एम्प्लॉयर फॉर्म 16 जो है वो रिपोर्ट करता है, तो यहां पर आपका जो है एआईएस में भी आ जाएगा। अच्छा, एआईएस में अगर फॉर्म 16 रिपोर्ट हुआ है तो 100% आएगा ही आएगा। कैश में कई बार क्या होता है, अगर कोई कैश प्राइवेट लोगों से अगर आपने सैलरी ली है तो कई बार वो आपके फॉर्म 16 जनरेट नहीं करते हैं, तो हो सकता है वो एआईएस में ना आए। मोस्टली यहां पर जो है एआईएस में फॉर्म 16 के बेसिस पर आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आईटीआर में क्या इसको दिखाना जरूरी है? यस, मैंडेटरी है। सैलरी आपको सैलरी हेड के अंदर रिपोर्ट सैलरी इनकम करना है। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको इसमें मिल जाएगा। पेंशन ये भी आपके बैंक में आती है फॉर्म 16 के बेसिस पर, ये एआईएस में आती है। अगर टीडीएस कटा है तो उसके बेसिस पर भी आपके 26 फॉर्म में भी आ जाती है। आईटीआर में दिखाना, यस, पेंशन दिखाना है, सेम सैलरी की तरह स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पर आप क्लेम कर पाएंगे। एफडी इंटरेस्ट हो गया, ये भी आपके बैंक में आ जाएगा, एआईएस में भी आ जाएगा। अच्छा, एफडी इंटरेस्ट चाहे 1 रुपया हो, 1000 रुपया हो, पूरा आएगा। आईटीआर में इसको दिखाना जरूरी है, यस जरूरी है, भले टीडीएस नहीं भी कटा हो तो भी आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाना है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं सेविंग इंटरेस्ट। ये आपके बैंक स्टेटमेंट में आएगा, ये आपके एआईएस में आएगा, 100% आएगा। ये आपकी आईटीआर में भी आएगा। ध्यान रखिएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जो भी इंटरेस्ट है वो आपको टैक्सेबल करना है। ध्यान रखिएगा, कई बार लोग एफडी का इंटरेस्ट, सेविंग का इंटरेस्ट जो वो स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से भी नोटिस आ रही है। तो स्किप बिल्कुल ना करें। आपके एआईएस से आ रहा है अगर
तो इसको चेक कर लीजिए आपके बैंक में कितना आया है। अगर बैंक में ज्यादा है तो आपको ज्यादा रिपोर्ट करना है। हालांकि जो इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा रिपोर्ट हो ही जाता है, तो आपको एक बार कंफर्म जरूर कर लेना है। रिकरिंग डिपॉजिट, अच्छा इसमें एक चीज मैं और बता दूं, अगर आप ओल्ड रिजिम में है तो इस केस में 80TTB का बेनिफिट आपको एफडी इंटरेस्ट में मिल जाता है 50,000 रुपए का, और सेविंग इंटरेस्ट का आपको 80TTA में मिलता है। अच्छा यहाँ पर सीनियर सिटीजन को नहीं मिलेगा, सिर्फ 10,000 का बेनिफिट यहाँ पर आपको ओल्ड रिजिम में मिलेगा। रिकरिंग डिपॉजिट की बात करूं तो ये आपके बैंक में भी आता है, एआईएस में भी आता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आईटीआर में भी इसको दिखाना जरूरी है। डिविडेंड इनकम आपके बैंक में आएगा, अच्छा यहाँ पर आपके एआईएस में भी आ जाएगा, और आपको आईटीआर में भी इसको कहां दिखाना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट है शेयर्स अगर आपने बेचा है तो ये कई बार आपके बैंक में नहीं आता है। अच्छा सर क्यों नहीं आता है? आपने शेयर मार्केट में पैसा डाला यानी डेबिट किया। यहां पर हम बात करें ज्यादातर जो क्रेडिट है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो क्रेडिट एंट्री देखता है, तो जो भी हम बात करेंगे क्रेडिट एंट्री की बात करेंगे। शेयर्स के लिए आपने खरीदने के लिए परचेज किया होगा, डेबिट किया होगा, तो इस केस में जो भी पैसा आपने शेयर मार्केट में डाला उससे आपने कोई शेयर खरीदे, मान लीजिए 5 लाख के शेयर खरीद लिए। अब उस 5 लाख को आपने बेचा 6 लाख में। अच्छा 6 लाख को बेचकर अगर आपने बैंक में पैसा ले लिया, सेल प्रोसीड आई है बैंक में, तब तो वो रिफ्लेक्ट होगा बैंक में। लेकिन अगर उस शेयर से आपने वापस दूसरे शेयर खरीद लिया, रिलायंस के शेयर बेचे थे, टाटा के शेयर खरीद लिए, तो उस केस में वो बैंक में नहीं आएगा, वो आपके ब्रोकर स्टेटमेंट में दिखेगा। अच्छा ब्रोकर रिपोर्ट इसको एआईएस में कर देगा। अच्छा एआईएस के बेसिस पर आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, या ब्रोकर के स्टेटमेंट के बेसिस पर भी आप आईटीआर में दिखा सकते हैं। तो जो भी कैपिटल गेन होगा, चाहे शॉर्ट टर्म हो, 1 साल के अंदर अगर आपने बेच दिया है, और अगर 1 साल से ज्यादा होल्ड करके बेचा है तो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। अच्छा म्यूचुअल फंड रिडम्पशन है, ये आपके बैंक में आ जाएगा। कोई भी एसआईपी आप करते हैं, उसका रिडम्पशन करते हैं तो सीधा आपके खाते में आता है। एआईएस में ये रिफ्लेक्ट होगा, यस होगा। अच्छा यहाँ पर कैपिटल गेन जो है वो भी रिफ्लेक्ट होता है। आईटीआर की मैं बात करूं तो यहां पर भी आपको कैपिटल गेन जो है वो दिखाना होगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर्टी, अगर आपने बेची है, प्रॉपर्टी बेची है या प्रॉपर्टी खरीदी है, दोनों की बात करेंगे। प्रॉपर्टी अगर आपने बेची है, ये बैंक से पैसा आया, बैंक में पैसा आया है, आपके बायर ने बैंक में पैसा दिया है, क्रेडिट हुआ है। अच्छा एआईएस में रिफ्लेक्ट कब होगा? अगर टीडीएस कटा है, बायर ने टीडीएस काटा है तो यहां पर आपको दिखेगा। दूसरा, अगर 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो इस केस में जो भी रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार है, वो भी रिपोर्ट करता है। ध्यान रखिएगा यहां पर कई बार रजिस्ट्रार कम भी वैल्यू जो है वो रिपोर्ट कर देता है, अपने 20 लाख 25 लाख, क्योंकि पैन कार्ड दिया हुआ होता है तो उस केस में रिपोर्टिंग हो जाती है। अच्छा आईटीआर में इसको दिखाना है, यस दिखाना है। जो भी आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होगा उसके बेसिस पर आप कैपिटल गेन क्लेम कर सकते हैं, इंडेक्सेशन का फायदा ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी अगर आपने परचेज करी है तो नॉर्मली जो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो डेबिट होता है। हम यहां पर क्रेडिट में चल रहे हैं तो ये आपका हो सकता है बैंक स्टेटमेंट में हो, लेकिन डेबिट साइड में दिखेगा, आपने पेमेंट करी है। अच्छा एआईएस में आएगा, यस आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कब आएगा? 30 लाख रुपए से ज्यादा की अगर प्रॉपर्टी हुई तो उस केस में अगर आप बाई करते हैं 30 लाख से ज्यादा की तो इस केस में एआईएस में भी आ जाएगा। आईटीआर में क्या इसको दिखाना है? नहीं, आईटीआर में नॉर्मली ये इनकम नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। तो आप अगर चाहें तो आईटीआर 3 या आईटीआर 4 में, अब एक नया कॉलम आ गया 4 में, इन्वेस्टमेंट कॉलम, वहां पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनकम में रिपोर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा आईटीआर 1 आईटीआर 2 वालों के लिए जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर बैलेंस शीट नहीं होती है। रेंट ध्यान रखिएगा, यहां पर बैंक में अगर आपके आया है तो एआईएस में जरूरी नहीं है आए, अगर टीडीएस कटा है तो आएगा, या फिर अगर जो टेनेंट है वो रिपोर्ट करता है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आईटीआर में क्या यहां पर आएगा? अच्छा एचआरए अगर क्लेम किया है तो हो सकता है आ जाए। अच्छा आईटीआर जो है वो यहां पर दिखाएंगे, यस आईटीआर में इनकम दिखा देंगे, हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा देंगे। ठीक है, बिजनेस रिसीट, बिजनेस सेल की मैं बात करूं तो बैंक में पैसा आता है, ठीक है, एनईएफटी आरटीजीएस जिससे भी आए। अच्छा एआईएस में कब आएगा? जब आपका 94C 94H के माध्यम से टीडीएस कटा है, या फिर सेविंग अकाउंट है 10 लाख से ज्यादा आपने कैश डिपॉजिट कर दिया तब आ जाएगा, कैश डिपॉजिट की रिपोर्टिंग हो जाएगी, या करंट अकाउंट है तो 50 लाख से ज्यादा हुआ तब रिपोर्ट हो जाएगा, अदरवाइज एआईएस में नहीं आएगा। अच्छा आईटीआर में क्या आएगा? यस आईटीआर में आ जाएगा। आईटीआर में आपका जो भी बिजनेस टर्नओवर है माइनस खर्चा दिखाकर जो भी प्रॉफिट है वो आप दिखा सकते हैं। प्रोफेशन की मैं बात करूं, प्रोफेशनल रिसिप्ट की बात करूं तो ये आपके बैंक में आ जाएगा, यस। अच्छा टीडीएस कटा है 194J के अंदर तभी रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन बैंक के बेसिस पर आपको देखना है, अगर ज्यादा अमाउंट है टर्नओवर की तो उस केस में आपको आईटीआर में ज्यादा अमाउंट दिखानी है।
आईटीआर में आप रिपोर्ट करेंगे प्रोफेशनल इनकम 44 एडीए में, बिजनेस किस में करेंगे 44 एडी में। जीएसटी टर्नओवर ध्यान रखिएगा, आपको मैच कर लेना है जीएसटी टर्नओवर, जो जीएसटी के पोर्टल से आप मैच कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके बैंक में भी आएगा, एआईएस में 100% रिपोर्ट होगा, जीएसटी डिपार्टमेंट रिपोर्ट करता है। अच्छा, जीएसटी टर्नओवर भी रिपोर्ट करता है, जीएसटी परचेज भी रिपोर्ट करी जाती है। आईटीआर में इसको आप मैच करिएगा बुक से, जीएसटी सभी रिटर्न से मैच करने के बाद ही दिखाइएगा। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, ये आपके बैंक में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, एआईएस में आएगा, यस आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा एआईएस में कितना आएगा, पिछले साल का पूरा रिफंड आएगा जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। तो मान लीजिए 50,000 का आपका रिफंड था, आपको आया 51,000 रुपया, तो ये 1,000 रुपया आपका इंटरेस्ट होता है जो एक्स्ट्रा आपको मिलता है क्योंकि डिले रिफंड मिला है। तो एआईएस के थ्रू आएगा, तो ये 1,000 रुपया आपको आईटीआर में डालकर टैक्सेबल करना है, पूरा का पूरा रिफंड टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पर कि आपने लॉटरी विनिंग करी है, तो ये बैंक में पैसा आया है, एआईएस में आएगा क्योंकि 100% यहां पर आपका टीडीएस कटेगा 30% की रेट के हिसाब से। आईटीआर में आपको 30% प्लस 4% सेस के साथ टैक्स भरना होगा और ये आपका टैक्सेबल होता है। फॉरेन रेमिटेंस की बात करें तो बैंक में आएगा, एआईएस में आएगा। अच्छा, आईटीआर में डिपेंड करता है, ये अगर आपके खर्चे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है तो इनकम में नहीं आएगा। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है, बैंक से अगर क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो ये बैंक में आपके मिल जाएगा, यानी क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। एआईएस में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आता है, 1 लाख रुपए से ऊपर है कैश, तब आपको रिपोर्ट होगा। 10 लाख से ऊपर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है तो ये रिपोर्ट होगा। आईटीआर में क्या इसको दिखाना नहीं, क्योंकि ये इनकम नहीं है, ये हमारा खर्चा है। कैश डिपॉजिट की बात करें तो बैंक में डाला है। अच्छा, 10 लाख से ज्यादा हुआ तो कैश डिपॉजिट यहाँ पर एआईएस में दिखेगा। आईटीआर में जरूरत नहीं है, अगर आपने सेल या जो भी इनकम दिखा के रखी है ऑलरेडी, जो कैश है वो ऑलरेडी दिखा के रखा है, जैसे सैलरी हो गया, बिजनेस इनकम और रेंट इनकम हो गई, तब आईटीआर में दिखाने की जरूरत नहीं है। टर्नओवर अगर आपने दिखा दिया, सोर्स आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना होगा, अदरवाइज 100% पेनल्टी है। कैश विड्रॉल बैंक में आया है। अच्छा, कैश विड्रॉल जो आपने बैंक से किया हुआ है डेबिट होगा आपके। अच्छा, ये अगर 194N के अंदर टीडीएस कटा है तो एआईएस में आएगा। आईटीआर में इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग कोई इनकम आपको नहीं दिखानी है। टीडीएस अगर डिडक्ट हुआ है, ये बैंक में बाद में आता है, रिटर्न जब प्रोसेस होता है एआईएस में आ जाएगा और आईटीआर इसको आप जो है वो क्लेम कर सकते हैं, रिफंड बनता है या टैक्स के सामने एडजस्ट हो सकता है। सेम एडवांस टैक्स आपके बैंक में नहीं आएगा, एआईएस में आएगा, चालान जो भी भरा हुआ है, और ये आप इसका क्लेम ले सकते हैं। अब आ जाते हैं वो बात करते हैं कौन से ट्रांजेक्शन आपके बैंक में आ रहे हैं लेकिन एआईएस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं और आईटीआर में क्या अब दिखाना होगा, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने खुद के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया है एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, तो बैंक में ट्रांजैक्शन आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, एआईएस में ये नहीं रिपोर्ट होगा और इसे अब आप चाहें तो इनकम टैक्स में रिपोर्ट कर सकते हैं। एक नया कॉलम आया है एग्जेम्प्ट इनकम का, रिसिप्ट नॉट इन नेचर ऑफ इनकम, इसके अंदर आप दिखा सकते हैं और साथ में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि भाई मेरे एसबीआई बैंक से आईसीआईसीआई बैंक में मैंने पैसा जो है सेल्फ ट्रांसफर किया है, 15 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफर हुआ है, तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, लोन अगर आपको आया है, होम लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, तो इसका पैसा अगर आपके बैंक अकाउंट में आया है, क्रेडिट साइड ध्यान रखिएगा, क्रेडिट की बात कर रहे हैं, बैंक में आया, एआईएस में नहीं आया, आप चाहें तो यहां पर रिसिप्ट नॉट इन नेचर ऑफ इनकम कर सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी है ये रिसिप्ट है, मेरी इनकम नहीं है। लोन रिपेमेंट का पैसा आया है, जो लोन मैंने दिया हुआ था वापस पैसा मुझे मिला है, तो ये बैंक में आएगा, एआईएस में नहीं आएगा, आप यहां पर दिखा सकते हैं आईटीआर के अंदर। फैमिली, मदर से, फादर से गिफ्ट रिसीव्ड हुआ है, बैंक से ट्रांसफर हुआ है तो बैंक खाते में आया, एआईएस में आपके रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन आईटीआर में आप चाहें तो इसको दिखा सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है आईटीआर में, लेकिन अगर आप चाहते हैं, डिस्क्लोजर करना चाहते हैं तो वो दिखा सकते हैं, इस पर कोई भी डायरेक्ट टैक्स आपको नहीं लगेगा। रिफंड, आपको फ्रेंड से, नॉन रिलेटिव से पैसा वापस मिल गया है, पैसा आपने दिया था वापस आ गया है, बैंक में आया है, एआईएस में नहीं रिफ्लेक्ट होगा, आप ऑनलाइन दिखा सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट सेम, बैंक में आया है, एआईएस में नहीं आया, आप चाहें तो आईटीआर में दिखा सकते हैं। पर्सनल सेविंग का पैसा पड़ा हुआ था, सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, या घर पे पैसा पड़ा होता डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक में आ गया, एआईएस में नहीं आएगा, और आप चाहें तो ऑनलाइन भी अपने आईटीआर में दिखा सकते हैं। कैश पहले विड्रॉ किया था, बाद में बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक में कैश विड्रॉ आ गया। अच्छा, ये एआईएस में नहीं रिफ्लेक्ट होगा, अगर 10 लाख से अंदर है, 10 लाख से ज्यादा हुआ तब रिफ्लेक्ट होगा। आप चाहें तो इसको यहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं आईटीआर में कि भाई मेरी इनकम नहीं है, ये सिर्फ पैसा मेरा एक ट्रांसफर है, सेल्फ ट्रांसफर है। कैश एटीएम से विड्रॉ किया है और डिपॉजिट किया है, सेम वही नेचर होगा। यूपीआई से ट्रांसफर हुआ है, एक यूपीआई से बैंक से ट्रांसफर हुआ है, पेटीएम से, इस तरह से आपने ट्रांसफर किया है। रिलेटिव से पैसा आया, यूपीआई से, फ्रेंड से आया है, तो बैंक में आया है, एआईएस में नहीं आया है, आप इस कॉलम में दिखा सकते हैं। तो ये एक नया कॉलम है जो इस बार सभी आईटीआर फॉर्म के अंदर आपको दिख जाएगा।
अब आ जाते हैं, बात करते हैं कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जो आपके एआईएस में आए लेकिन बैंक में नहीं आए हैं और क्या इसे हमें आईटीआर में दिखाना चाहिए। टीडीएस जो भी डिडक्ट हुआ है कोई भी सेक्शन के अंदर, ध्यान रखिएगा ये आपके बैंक में नहीं आता, रिफंड जब आप अप्लाई करते हैं उसके बाद आता है, आईटीआर बनने के बाद आता है। अच्छा एआईएस में आ जाएगा, यस एआईएस में आ जाएगा, रिलेवेंट इनकम भी आ जाती है, कई बार सैलरी आ जाती है तो उसका टीडीएस भी आ जाता है। अच्छा इसके अलावा आपका समझ लो विनिंग की इनकम है तो इनकम भी आ गई, साथ में टीडीएस भी आ गया। आईटीआर में क्या इसको दिखाना है, यस आईटीआर में दिखाएंगे तभी तो आप क्लेम कर पाएंगे। टीसीएस कार फॉरेन रेमिटेंस को लेकर अगर आपका टीसीएस कटा है तो इस केस में बैंक में नहीं आएगा लेकिन आपके एआईएस में आएगा, आप आईटीआर में उसका जो रिफंड है वो क्लेम कर सकते हैं। शेयर परचेज किया है अगर 10 लाख से ज्यादा हुआ तो इस केस में आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा शेयर परचेज किया वो बैंक में डेबिट होगा, क्रेडिट कभी भी नहीं होगा, तो ये जो ट्रांजैक्शन हम क्रेडिट की बात कर रहे हैं तो डेबिट होगा, बैंक में क्रेडिट नहीं होगा। आईटीआर में दिखाना है नहीं, आईटीआर में नॉर्मली इनकम नहीं दिखानी है, आप चाहें तो एज ए इन्वेस्टमेंट आईटीआर 3 या 4 में दिखा सकते हैं। 4 के अंदर एक नया कॉलम ऐड किया गया इन्वेस्टमेंट, तो आप जो भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, म्यूचुअल फंड है, फिक्स डिपॉजिट है, बॉन्ड डिबेंचर बाईबैक है, ये सभी चीजें जो है अगर लिमिट से ज्यादा है, प्रॉपर्टी के केस में 30 लाख से ज्यादा है, म्यूचुअल फंड के केस में 10 लाख से ज्यादा, एफडी के केस में 10 लाख से ज्यादा, बॉन्ड डिबेंचर बाईबैक सभी के लिए 10-10 लाख की लिमिट है, इसके लिए 10, इसके लिए भी 10, इसके लिए 10, इससे ज्यादा होगा तो आपके एआईएस में दिखेगा, बैंक में पैसा डेबिट होता है, क्रेडिट नहीं होता, तो इस वजह से हमने क्रॉस करके रखा है। आईटीआर में इसको नॉर्मली इनकम नहीं दिखाना है लेकिन आप चाहें तो इसको बैलेंस शीट अगर आप भर रहे हैं आईटीआर 3 आईटीआर 4 तो एज ए इन्वेस्टमेंट आप दिखा सकते हैं रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। फॉरेन असेट्स जो है वो आपके बैंक में नहीं दिख रहा लेकिन आपके एआईएस में अगर दिखता है, हालांकि पिछले साल से नहीं दिखेगा, आने वाले समय से दिखेगा, तो इस केस में आप आईटीआर 2 आईटीआर 3 के अंदर भर सकते हैं, यहां पर शेड्यूल एफए आपको देना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जो आपके बैंक में आ रहे हैं, एआईएस में हो सकता है कोई आए ना आए लेकिन आईटीआर में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि कौन से ट्रांजैक्शन बैंक में आ रहे हैं एआईएस और आईटीआर में नहीं दिखाना है। लोन जो है वो आपने बैंक से लिया, एनबीएफसी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नॉन रिलेटिव, कई बार ये जो लोन है वो आपके बैंक के अंदर आता है लेकिन आपके एआईएस में नहीं आता, ना ही इसको आईटीआर में आपको कहीं दिखाना होता है। अच्छा अगर आप बैलेंस शीट करते हैं तो उस केस में अनसिक्योर्ड लोन के अंदर आप दिखा सकते हैं, अनसिक्योर्ड लोन अगर फ्रेंड रिलेटिव से है और अगर आपने बैंक से लिया है तो सिक्योर्ड लोन में आप चाहें तो दिखा सकते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा फ्रेंड से, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, रिलेटिव और नॉन रिलेटिव से है तो वो आप अनसिक्योर्ड में दिखाएंगे, बैंक एनबीएफसी से है तो आप सिक्योर्ड में दिखा सकते हैं। खुद का ही पैसा आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, बैंक के अंदर एंट्री आएगी लेकिन एआईएस और आईटीआर में इसको आपको नहीं दिखाना है। अच्छा आईटीआर में मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो एक रिसिप्ट वाला है उसमें आप चाहें तो दिखा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट है, ये एक्सपेंस है, टेम्पररी लोन है, ये आपके बैंक में तो आता है। अच्छा क्रेडिट कार्ड एआईएस में कब आएगा, मैंने ऑलरेडी बताया है, कैश में 1 लाख से ज्यादा और ऑनलाइन से अगर है तो 10 लाख से ज्यादा तभी आएगा। इसको आईटीआर में आपको एज ए इनकम, हम बात कर रहे हैं एज ए इनकम, आपको नहीं दिखाना है। एफडी की मैच्योरिटी हुई है, बैंक में आएगा पैसा, एआईएस में नहीं दिखाना है, ना ही आपको आईटीआर में दिखाना है, सिर्फ यहां पर इंटरेस्ट इनकम दिखानी है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किया है, बैंक में पैसा आएगा, एआईएस में भी आपको आ सकता है, 10 लाख से ज्यादा हुआ, आईटीआर में इसे इनकम नहीं दिखाना है। शेयर परचेज किया, बैंक में आ गया, अच्छा यहां पर 10 लाख से ऊपर हुआ तो एआईएस में भी आ गया लेकिन आईटीआर में इसे इनकम नहीं दिखाना है। पर्सनल आपकी सेविंग थी, बैंक में आया है, एआईएस में नहीं आएगा और ना ही इसको आईटीआर में इनकम दिखाना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट है या रिफंड पैसा आपका आया है, बैंक में आया है, एआईएस में नहीं आएगा, ना ही ये आपके आईटीआर में दिखेगा। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जो आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं लेकिन आईटीआर में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कई बार आपके बैंक में भी कई बार रिपोर्ट नहीं होते, कई बार रिपोर्ट भी हो जाते हैं। आइए समझ लेते हैं। बिजनेस इनकम और बिजनेस टर्नओवर, यूपीआई से हो गया, एनईएफटी, आरटीजीएस, चेक, आईएमपीएस, ये सारे ट्रांजैक्शन आपका बैंक के अंदर होता है क्रेडिट साइड। एआईएस में ये नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि बैंक जो वो कैश रिपोर्ट करती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं करती। अच्छा अगर किसी ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया तो हो सकता है आपके एआईएस में आ जाए। आईटीआर में इसको कहां दिखाना है? 44 एडी में दिखाना जरूरी है। बिजनेस टर्नओवर है, जीएसटी टर्नओवर है, ये सारा का रिपोर्ट जो है वो एआईएस में होता है। अच्छा एआईएस में कब रिपोर्ट होगा वो मैंने बता दिया, टीडीएस डिडक्ट हुआ या जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा रिपोर्ट किया गया टर्नओवर तो आपका दिखेगा। प्रोफेशनल इनकम रिसिप्ट, ये आपके ऑनलाइन माध्यम से अगर करी गई है, बैंक में आ रहा है, अगर जीएसटी नंबर लिया हुआ तो जीएसटी के माध्यम से या फिर टीडीएस के माध्यम से रिपोर्ट होगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अच्छा प्रोफेशन है तो 44 एडी के अंदर आईटीआर में आप दिखाएंगे। रेंटल इनकम, ये भी अगर ऑनलाइन से आ रही है बैंक में आएगा लेकिन
एआईएस में नहीं आएगा, टीडीएस कटा है तभी आएगा। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर रेंटल इनकम आपको दिखानी होती है। फॉरेन इनकम एसेट्स जो है ना बैंक में आ रहा है ना एआईएस में आ रहा है, लेकिन आपको शेड्यूल एफए एफएसआई भरना जरूरी होता है। एग्रीकल्चर इनकम अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से कैश से है, डिपॉजिट किया है, तो उस केस में कैश, अगर कैश से ही लेन देन है तो जरूरत नहीं है कि आपने कैश बैंक में डाला हो सकता ना आए। अगर कैश डाला है, ऑनलाइन से है, तो हो सकता है आपके बैंक में आ जाए। एआईएस में नहीं आती और इसको आप एग्जेम्प्ट इनकम में आईटीआर में दिखा सकते हैं। फ्रीलांसिंग इनकम ऑनलाइन से करी है, बैंक से आएगा, टीडीएस लिखा है तभी एआईएस में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा और ये 44AD में आएगा। कमीशन इनकम ध्यान रखिएगा, ये आपके बैंक में भी आएगा। अच्छा, अगर कमीशन पे टीडीएस कटा है तो उसके इसमें वो एआईएस में रिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड इसमें 44AD जो है बिजनेस है वो ऑप्ट नहीं कर सकते, आपको बुक्स मेंटेन में जाना होगा। कंसल्टेंसी फीस ये आपके ऑनलाइन आती है, बैंक में आ जाएगा, एआईएस में नहीं आएगा, टीडीएस कटा है तभी आएगा, 44AD होता है। अच्छा, प्राइवेट लोन आपने दिया है फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, नॉन रिलेटिव को, इस पर अगर आपको ब्याज मिल रहा है, अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये बैंक में पैसा आया, लेकिन यहां पर अगर टीडीएस कटा है तभी एआईएस में आएगा, अदरवाइज एआईएस में नहीं आएगा। और ये आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ब्याज दिखाना होगा, और जो भी लोन है वो आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में लोन एंड एडवांस में दिखा सकते हैं, अगर आप आईटीआर 3 आईटीआर 4 भरते हैं। अच्छा, अब कुछ ट्रांजैक्शन है शेयर मार्केट रिलेटेड, इंट्राडे ट्रेडिंग। ये आपका बैंक में नहीं दिखता क्योंकि प्रॉफिट और लॉस कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि एक दिन में ले बेच करके आप ब्रोकर के स्टेटमेंट से ही जो है वो करते रहते हैं, सेल बाय करते हैं, तो बैंक में नॉर्मली नहीं आएगा। क्या ये एआईएस में रिफ्लेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा, कोई रिपोर्टिंग अभी नहीं हो रही है। अच्छा, ये स्पेकुलेटिव बिजनेस आप आईटीआर 3 के अंदर दिखा सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस है, वो आईटीआर 3 में जाएगा, डिपेंड करता है बुक्स मेंटेन है और नॉन मेंटेन। लॉस हुआ तो मेंटेन में जाना है, लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, कम प्रॉफिट है तो नॉन मेंटेन में जाएंगे तो चलेगा, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट टर्नओवर हुआ तो आपको जो है वो मेंटेन में जाना पड़ सकता है, हो सकता है ऑडिट भी करवानी पड़े। फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी बैंक में नहीं आता, एआईएस में नहीं आता, नॉर्मल बिजनेस में आएगा, आईटीआर 3 में, डिपेंड करता है बुक्स मेंटेन है या नहीं है। क्रिप्टो एफ&ओ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, फॉरेन एक्सचेंज से अगर हुआ तो आपको ये शेड्यूल बनना पड़ेगा, एफए शेड्यूल। अच्छा, क्रिप्टो का एफ&ओ है, सेम एफ&ओ के केस में बिजनेस में बैंक में नहीं आएगा, एआईएस में भी नहीं आएगा, लेकिन ये आपको आईटीआर 3 के अंदर बिजनेस नॉर्मल इनकम में दिखाना होगा। डेरिवेटिव कमोडिटी है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैंक में नहीं आएगा, एआईएस में भी नहीं आएगा, लेकिन इसको आईटीआर 3 में आपको दिखाना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार हमने एक और नया चीज ऐड किया है, बैंक को साथ में हमें देखना है, तो बैंक, एआईएस और आईटीआर, इन तीनों चीजों को आपको मैच करके चलना है। एक सिंपल सा शॉर्ट समरी अगर मैं बताऊं, जो चीजें बैंक में आ रही है अगर वो इनकम है तो उस केस में आईटीआर में वो जरूर दिखा दे, फिर वो आपके एआईएस में आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक जो है वो इंपॉर्टेंट है, एआईएस सेकेंडरी मेथड होता है, लेकिन बैंक आपका प्राइमरी मेथड है, तो बैंक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बैंक के साथ ध्यान रखिएगा, जो एआईएस के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, शेयर मार्केट के, म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन, तो वो भी सब आपको कंसिडर करने हैं। तो बैंक प्लस आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आपकी इनकम है, वो अगर आप आईटीआर में दिखा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नोटिस का टेंशन नहीं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं।